उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे कपकोट। सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर किया जनसंपर्क। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारी तेज। चुनाव प्रभारी ने प्रहलाद जोशी ने किया थीम सॉन्ग लॉन्च। सीएम धामी रहे मौजूद। विधानसभा चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप जारी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर साधा निशाना। और विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों के प्रत्याशियों ने किया नामांकन। पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडू ने द्वारकोट सीट से किया नामांकन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और ये है उत्तराखंड विशेष। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के कपकोट पहुंचे, जहां सीएम धामी ने लोगों से मुलाकात कर डोर टू डोर जनसंपर्क किया। वहीं इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम को कार्यकर्ताओं के साथ सुना। मन की बात में पीएम मोदी ने 2022 के पहले मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान पीएम के संबोधन में चुनावी राज्यों की झलक दिखाई दी। पीएम मोदी के मन की बात में उत्तराखंड का भी जिक्र आया, जहां विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। पीएम मोदी ने कहा कि उत्तराखंड की बसंती देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। साथ ही पीएम मोदी बोले, बसंती देवी ने अपना पूरा जीवन संघर्षों के बीच जिया है। वहीं सीएम धामी ने पीएम मोदी के मन की बात को बड़ी गंभीरता से सुना। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में अब गीतों के सहारे राजनीतिक दल अपना प्रचार प्रसार करते नजर आ रहे हैं। प्रख्यात लोक गीतकार और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता विवेक नौटियाल की तरफ से गाए गए गीत उत्तराखंड मां अड़ी छे मोदी धामी सरकार की लॉन्चिंग देहरादून में की गई। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय मंत्री और प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी की उपस्थिति में की गई। वहीं बीजेपी के चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कहा कि 1 फरवरी से बीजेपी सभी 70 सीटों पर एक कैंपेनिंग करेंगे, जिसमें सभी प्रमुख नेता जाएंगे। वहीं हरियाणा के सीएम खट्टर और हिमाचल के सीएम जयराम और उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी सभी विधानसभाओं में जाएंगे। साथ ही चुनाव प्रभारी ने कहा कि कोरोना के नियमों का पालन करते हुए प्रचार करेंगे और साथ ही जो नेता विधानसभा क्षेत्र में जाएंगे वो डोर टू डोर प्रचार करेंगे। वहीं चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी 4 धाम 4 काम और उत्तराखंड के स्वाभिमान का बिना परमिशन प्रचार कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जब 4 धाम को लेकर कार्य किए, जिसे देख कांग्रेस को भी 4 धाम की याद आई है। आप प्रश्न पूछने के बाद सुनने का भी क्षमता रखना चाहिए ना। देखिए, 4 धाम में जो काम हो रहा है और सड़कें जो बन रहे हैं, ऑल वेदर रोड का अभी भी काम चल रहा है जी। अभी उधर के एक नेता को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, सिद्धू को। सिद्धू जी ने जाके बाजवा से हक करके हमारे जो उस टाइम जो कुछ भी चल रहा था, आप सब जानते हो। इट वॉज ए बिग इंसल्ट टू अवर सोल्जर्स। तो इसलिए दे डू नॉट हैव एनी राइट। कुछ भी नैतिकता कांग्रेस के नेताओं के जो स्टेटमेंट है, दे हैव नो मॉरल राइट। मैं इतना ही कहता हूं, कांग्रेस पार्टी, इट इज नॉट ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी ने ऑल इंडिया
कार्य के लिए बात करेंगे हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार से। कृष्णा, आपसे पूरी खबर का विस्तार जानना चाहेंगे। बिल्कुल पूजा, देखिए आज केंद्रीय मंत्री और उत्तराखंड चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने उत्तराखंड के थीम सॉन्ग जो है वो पार्टी के लिए उन्होंने लॉन्च किया है। और साथ ही अगर हम बताएं तो इस दौरान उन्होंने प्रेस को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर कहीं जमकर हमले बोला। जैसे कि अगर चार धाम की अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने एक नारा दिया है, चार धाम चार काम, जिसमें चार काम उन्होंने गिनाए हैं कि वो आने वाले टाइम में ये चार काम गिने हैं। जिस पर हमला करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा है कि कम से कम चार धाम की याद जब बीजेपी ने इतने काम चार धाम यात्रा को लेकर कर दिए, केदारनाथ मंदिर में कर दिए, बद्रीनाथ मंदिर में कर दिए, तो इस तरीके से अब उन्हें केदारनाथ की जो है याद आ गई है। चुनाव के समय में चार धाम यात्रा की याद आई है। उससे पहले 5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने एक भी कार्य चार धाम यात्रा के विकास को लेकर नहीं किए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 1 फरवरी से बीजेपी बहुत ही बड़े चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। जिस शुरुआत के दिन की अगर हम बात करें, इसमें हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर और हिमाचल के सीएम जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे और साथ में उनके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे। सभी 70 विधानसभाओं में प्रचार किया जाएगा। प्रचार का माध्यम एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, फेसबुक और तमाम सोशल प्लेटफॉर्म हम कह सकते हैं, जिनका साधन लेके फायदा उठाते हुए बीजेपी प्रचार प्रसार में लग जाएगी। और उसके बाद से ही तय कार्यक्रम जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आएंगे। उनके दौरे की तैयारियां करी जा रही है कि किस जगह पर फाइनल की जाएगी, क्योंकि उम्मीद जताई जा रही है प्रधानमंत्री का एक दौरा कुमाऊं की किसी विधानसभा में हो सकता है और एक दौरा उनका गढ़वाल की किसी विधानसभा में हो सकता है। तो इसकी तैयारियों में बीजेपी लगी हुई, जल्दी उनकी डेट फाइनल कर दी जाएगी। पूजा जी, बहुत बहुत शुक्रिया कृष्णा इस तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी चल रही है। ऐसे में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर रामनगर विधानसभा सीट से बदलकर लाल कुआं से उतरने पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि भगवान राम के नगर में गए हरीश अब कुएं में चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची है, वहां टिकट बदले जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारी चल रही है। इसी कड़ी में पौड़ी गढ़वाल के यमकेश्वर विधायक ऋतु खंडूडी ने कोटद्वार से अपना नामांकन दाखिल किया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट के दावेदार धीरेन्द्र चौहान ने टिकट न मिलने के बाद निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है। उन्होंने कहा कि अंतिम समय में उनका टिकट काटा गया, इसीलिए उन्हें निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ेगा। अब बीजेपी के प्रत्याशी द्वारा निर्दलीय नामांकन करने से बीजेपी को कोटद्वार सीट पर कितना नुकसान होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। बहरहाल कोटद्वार में रूठे कार्यकर्ताओं को मनाने का सिलसिला जारी है। विधानसभा चुनाव नजदीक आ चुके हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इसी कड़ी में उधम सिंह नगर के रुद्रपुर से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी शिव अरोड़ा ने पना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी से टिकट न मिलने पर रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि बीजेपी ने रुद्रपुर से बीजेपी के जिला अध्यक्ष शिव अरोड़ा को अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके बाद से ही लगातार विधायक राजकुमार ठुकराल और उनके समर्थकों में रोष है। इसके बाद विधायक राजकुमार ठुकराल ने अपना इस्तीफा देते हुए निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान किया, जिसके तहत विधायक राजकुमार ठुकराल ने रुद्रपुर स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। लाल कुआं में विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया के अंतिम दिन कई राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों का नामांकन लेकर पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में लाल कुआं विधानसभा से नवीन पंत नाभादास ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें विधानसभा चुनाव नजदीक है, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी की जा रही है। वहीं पौड़ी गढ़वाल लैंसडाउन सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुकृति गुसाई रावत ने अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान कांग्रेस के कई बड़े चेहरे उनके साथ रहे। नामांकन करने के बाद पौड़ी गेस्ट हाउस पहुंचकर अनुकृति गुसाई ने हरक सिंह रावत का आशीर्वाद लिया। बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए पार्टियों के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है।
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पौड़ी के श्रीनगर विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अपने कुछ समर्थकों के साथ श्रीनगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया। इस बार के विधानसभा चुनाव में कोरोना को लेकर पुलिस प्रशासन की तरफ से गाइडलाइंस जारी की गई हैं, जिसके तहत सभी पार्टी के प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइंस का पालन करते हुए नामांकन करने पहुंच रहे हैं। विधानसभा सीट ऋषिकेश से कांग्रेस के अधिकृत प्रत्याशी जयेंद्र रमोला ने भी शुभ मुहूर्त में अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट दिए जाने से कुछ वरिष्ठ कांग्रेसी नाराज हैं, जिन्हें लगातार अपने पक्ष में लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड के 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से नामांकन दाखिल किया गया है। विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टियों की तैयारी तेज हो गई है। वहीं नामांकन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके तहत सभी पार्टियों के प्रत्याशी नामांकन कर रहे हैं। वहीं इस बार के विधानसभा चुनाव में कई नेता ऐसे भी हैं जो टिकट नहीं मिलने से अपनी पार्टी से नाराज हैं। साथ ही पार्टी के प्रत्याशी टिकट नहीं मिलने से निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला ले रहे हैं। इसी बीच लालकुआं से बीजेपी के नेता रहे पवन सिंह चौहान बीजेपी से टिकट नहीं मिलने से नाराज होकर निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन लालकुआं तहसील दाखिल करने पहुंचे। बता दें कि इस बार के विधानसभा चुनाव रोचक होने वाले उत्तराखंड में 14 फरवरी को मतदान होना है, जिसके लिए सभी पार्टियों की तरफ से पूरी तैयारी है। लेकिन ये तो चुनाव नतीजे बता पाएंगे कि किसकी जीत होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तैयारी तेज है। ऐसे में सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट भी जारी कर दी गई है। वहीं चुनाव को लेकर सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। इस बीच बागेश्वर के कपकोट विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी ललित फसवाण ने अपने समर्थकों के साथ नामांकन दाखिल किया। इस बार नामांकन प्रक्रिया में कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। बता दें, कोरोना के चलते पुलिस प्रशासन की तरफ से व्यवस्था पूरी की गई है। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है। लालकुआं विधानसभा में कांग्रेस के सामने बड़ी ही विचित्र स्थिति है। यहां कांग्रेस ने पहली बार महिला उम्मीदवार संध्या डालाकोटी को मैदान में उतारा है। इसके बाद से ही कांग्रेस में एक के बाद एक बगावत के सुर उठने लगे हैं। एक दिन पहले ही हरीश चंद्र दुर्गापाल, जो कि पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं, उन्होंने भी निर्दलीय चुनावी ताल ठोकने का ऐलान किया। वहीं कांग्रेस की बगावत का पार्ट 2 भी शुरू हो चुका है, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरेंद्र बोरा के हजारों समर्थक उनके आवास पर आयोजित महापंचायत में शामिल हुए और हरेंद्र बोरा को निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरने के लिए दबाव बनाया। इन सब के बीच आखिरकार कौन कौन निर्दलीय चुनावी मैदान में उतरेगा, ये कांग्रेस के लिए बड़ी विडंबना है। क्या हरेंद्र बोरा हरीश चंद्र दुर्गापाल को अपना समर्थन देंगे? क्या हरीश दुर्गापाल हरेंद्र बोरा को अपना समर्थन देंगे? आखिरकार इस सीट में कांग्रेस का होगा क्या? इन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं, क्योंकि नामांकन में अभी 2 दिन बाकी हैं। और अब सीधे रुख करते हैं गोवा का, जहां पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। न जाने इतने छोटे से गोवा में देश भर की पार्टियां क्यों कूद पड़ी हैं। मित्रों, गोवा के मतदाताओं को मैं कहने आया हूं, विकास वहीं हो सकता है जहां स्थिरता और स्टेबिलिटी होती है। जहां स्टेबिलिटी नहीं होती है, जहां स्थिरता नहीं होती है, जहां सातत्यपूर्ण नीतियां नहीं होती, वहां विकास नहीं हो सकता है। मैं पूछना चाहता हूं, छोटे छोटे दल, अन्य राज्यों के दल जो यहां आए हैं, ये गोवा को विकास दे सकते हैं क्या? बताइए तो जरा। दे सकते हैं? आपकी समस्या को जानते हैं? इनका निराकरण उनके पास है क्या? नहीं कर सकते। जब से गोवा के अंदर भारतीय जनता पार्टी का शासन आया, तब से गोवा के अंदर राजनीतिक स्थिरता आई और तभी से गोवा के अंदर विकास का शासन आया है, विकास हुआ है। पहले कांग्रेस की सरकार थी, श्री दिगंबर कामत उसके मुख्यमंत्री थे। दिगंबर कामत की सरकार 3A से जानी जाती थी। 3A से। सबसे पहला ए था अव्यवस्था का ए, दूसरा ए था अस्थिरता का ए, और तीसरा ए था अराजकता और भ्रष्टाचार का ए।
ये 3A ने पूरे खूबसूरत प्रदेश को तबाह कर कर रख दिया था और यहां पर अस्थिरता का शासन था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। गोवा की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 10 साल तक शासन करने का मौका दिया और हमने गोवा के अंदर विकास के एक नए युग की शुरुआत करी। मैं हमेशा कहता हूं कि भारत माता का नक्शा उठाकर देखते हैं तो हमारा गोवा बहुत छोटा सा दिखता है। दिखता है या नहीं दिखता है? जरा जोर से बोलो, दिखता है या नहीं दिखता है? मगर मैं हमेशा कहता हूं भारत माता के माथे पर बिंदिया की तरह हमारा गोवा खूबसूरत दिखता है। जैसे बिंदिया पूरे चेहरे का एक प्रकार से सौंदर्य से दिखाव ही बदल देती है, इसी तरह से हमारा गोवा भारत माता के भाल पर बिंदिया की तरह खूबसूरत गोवा बनना चाहिए और ये शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने की है। मित्रों, हमारे लिए गोवा का मतलब है गोल्डन गोवा और कांग्रेस पार्टी के लिए गोवा का मतलब है गांधी परिवार का गोवा। उनको एक पर्यटन स्थल चाहिए आने जाने के लिए। वैकेशन बहुत करते हैं उनके नेता, तो एक अच्छा वैकेशन का स्थल चाहिए। आप मुझे बताओ, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? जरा जोर से बोलो, गोल्डन गोवा चाहिए या परिवार का गोवा चाहिए? ये जो अलग अलग दल खड़े हैं एक प्रकार की भ्रांति फैलाने का काम कर रहे हैं। मैं गोवा की जनता को कहने आया हूं कि गोवा का विकास अगर कोई कर सकता है, गोवा को सुरक्षा अगर कोई दे सकता है, गोवा के अंदर पर्यटन अगर कोई बढ़ा सकता है, गोवा के युवाओं को रोजगार अगर कोई दे सकता है, तो केवल और केवल नरेंद्र मोदी और प्रमोद सावंत के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और कोई पार्टी यहां। बढ़ते हैं आगे। पौड़ी विधानसभा चौबट्टा खाल से पहले ही हॉट सीट उसे माना जा रहा था। विधानसभा चौबट्टा खाल में जहां बीजेपी के कद्दावर नेता सतपाल महाराज को अपना प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं कांग्रेस ने इस बार सतपाल महाराज को टक्कर देने के लिए भारी भरकम केसर सिंह नेगी को चुना है। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड में 14 फरवरी को चुनाव होने हैं। वहीं इस विधानसभा चुनाव में विधानसभा चौबट्टा खाल में केसर सिंह नेगी और सतपाल महाराज के बीच टक्कर है। कांग्रेस पार्टी विधानसभा चौबट्टा खाल में महाराज के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रत्याशी की तलाश कर रही थी, जो कि महाराज को पटकनी देने के लिए कांग्रेस ने केसर सिंह नेगी पर भरोसा जताते हुए उन्हें मैदान में उतारा। अब देखना होगा कि विधानसभा चौबट्टा खाल में किसकी जीत होती है। कृष्णानगर कॉलोनी के पास महिला का गला दबाकर हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसी का पति निकला। हत्या करने के बाद पति शव को जंगल में फेंककर बलिया उत्तर प्रदेश फरार हो गया। अपनी पहली पत्नी से मिलने ऋषिकेश पहुंचने पर पुलिस ने हत्यारे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ऋषिकेश में एसपी देहात कमलेश उपाध्याय ने कुछ समय पहले हुई हत्या का खुलासा किया। आपको बता दें कि 9 दिसंबर 2021 को कृष्णानगर कॉलोनी के पास झाड़ियों में एक महिला का शव संदिग्ध परिस्थितियों में पुलिस को मिला था। वहीं जांच के दौरान ये पता चला कि महिला का नाम आरती है और वो उड़ीसा के कटक की रहने वाली है। पोस्टमार्टम में महिला का गला दबाकर हत्या करने की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पुलिस ने हत्या करने के आरोप में उसके पति को ऋषिकेश से गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस ने आरोपी से पूछताछ की। वहीं पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। आपको बता दें कि एसपी देहात के अनुसार संजय ने आरती से 2016 में शादी की थी। करीब 5 साल तक हरिद्वार में दोनों ने मिलकर एक फैक्ट्री में नौकरी भी की थी। इस दौरान दोनों के बीच आपसी विवाद होने लगे। इसके बाद संजय ने आरती को उड़ीसा वापस भेजने की कोशिश भी की, लेकिन आरती अपने मायके जाने को तैयार नहीं हुई। तब परेशान होकर संजय ने आरती को अपने रास्ते से हटाने का निर्णय लिया। 8 दिसंबर को आरोपी पति ने ऋषिकेश में गला दबाकर आरती की हत्या कर दी, जिसका पुलिस ने जांच पड़ताल कर खुलासा किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा है और पूछताछ जारी है। ये दिसंबर में एक अज्ञात शव मिला था, जिसकी बाद में शिनाख्त हुई तो वो आरती जो निवासी उड़ीसा की थी, उसका शव पाया गया। इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे जब उसमें स्ट्रैंगुलेशन आया तो इसमें मुकदमा दर्ज किया गया था 23 जनवरी को, और इसमें फिर इंस्पेक्टर ऋषिकेश और एसओजी ऋषिकेश के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया था
और इनको सफलता मिली है, जिसमें इसमें मुख्य आरोपी जो है अभियुक्त, जो उस मृतका थी उसका ही पति है, उसको अरेस्ट किया गया है। और उसके द्वारा ये बताया गया है कि उसकी दूसरी शादी थी और वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी ये महिला उसे, तो उसने उससे पीछा छुड़ाने के लिए यहीं IDPL के जंगल में उसको वो लेके आया और उसके सर पे चोट मारकर और फिर गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई। विधानसभा चुनाव नजदीक आ गए हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव होने, जिसके बाद सभी पार्टियों की तरफ से लिस्ट जारी है। इसके तहत सभी पार्टियों के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। वहीं एक तरफ जहां प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ पार्टी के प्रत्याशी नाराज होकर इस्तीफा भी दे रहे हैं। ऐसा ही मामला रुद्रपुर से सामने आया, जहां रुद्रपुर से बीजेपी के विधायक राजकुमार ठुकराल ने भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देने का ऐलान किया है। साथ ही राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला किया है। आगामी चुनाव को पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने और आचार संहिता का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में अल्मोड़ा पुलिस प्रशासन की तरफ से क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसके तहत अल्मोड़ा जिले के द्वाराहाट विधानसभा में चेकिंग अभियान के दौरान एक कार में चेकिंग के दौरान 2,34,000 नकदी के साथ एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। आपको बता दें कि राज्य में आचार संहिता प्रभावी होने के कारण इतनी अधिक मात्रा में नकदी रखना और वैध कागज प्रस्तुत न कर पाना धनराशि के चुनाव में दुरुपयोग की संभावना को देखते हुए सीज करना जरूरी माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है और आरोपी से पूछताछ भी जारी है। अल्मोड़ा में उस समय हड़कंप मच गया जब द्वाराहाट से नौबाड़ा की तरफ जा रही एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। वहीं इस हादसे में कार में सवार 4 लोग घायल हो गए, जबकि हादसे में कार चला रहे चालक को गंभीर चोट लगने से मौके पर मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां घायलों की इलाज की जा रही है। उधम सिंह नगर के किच्छा में एक सप्ताह पहले निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री में हुई लाखों की लूट का किच्छा पुलिस ने खुलासा किया। आपको बता दें 16 जनवरी को अज्ञात बदमाशों ने हथियार की नोक पर किच्छा थाने के इंद्रपुर क्षेत्र में निर्माणाधीन तेल फैक्ट्री में धावा बोलकर कर्मचारियों को बंधक बनाते हुए करीब 10 लाख रुपए का लोहे का सामान और मशीनों को लूटा। वहीं वारदात को अंजाम देकर बदमाश फरार हो गए, जिसका पुलिस टीम ने खुलासा करते हुए लूटे गए माल के साथ 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए 2 आरोपियों के पास से पुलिस ने 2 अवैध तमंचे और 2 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। पकड़े गए आरोपी उत्तराखंड तथा उत्तर प्रदेश के निवासी बताए जा रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को जेल भेजा है। वहीं इस मामले में आरोपियों से पूछताछ भी की जा रही है। हरिद्वार के रोशनाबाद गांव की अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने पिछले साल हुए टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम विश्व भर में रोशन किया। आपको बता दें कि वंदना कटारिया ने अपने गांव रोशनाबाद हरिद्वार का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। हॉकी में वंदना कटारिया की अर्जित की गई विभिन्न उपलब्धियों पर पिछले साल वंदना कटारिया को भारत सरकार की ओर से अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया। वहीं इस बार हरिद्वार की रहने वाली वंदना कटारिया को भारत सरकार की तरफ से पद्मश्री से सम्मानित करने की घोषणा की गई। वंदना को पद्मश्री अवार्ड मिलने से ग्रामीण खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों में खुशी की लहर है। वंदना ने टोक्यो ओलंपिक में हैट्रिक लगाकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई, साथ ही विश्व पटल पर देश का नाम रोशन किया। वंदना कटारिया ओलंपिक हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली महिला है। हैट्रिक गर्ल वंदना कटारिया को अर्जुन अवार्ड के बाद पद्मश्री मिलने से हरिद्वार में जश्न का माहौल है। वंदना के गांव से लेकर प्रदेश के खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। वहीं वंदना कटारिया के भाई पंकज कटारिया और बहन अंजलि कटारिया ने कहा कि वंदना ने पिता के सपने को साकार कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। परिजनों का कहना है कि वंदना को पद्मश्री मिलने की खबर से गांव में जश्न है। वंदना के गांव पहुंचकर उसका भव्य स्वागत किया जाएगा। स्टेडियम में जाके कि पहले तो 10, 12, 5, 7 लड़की आती थी और आज के टाइम में खा लो। और अब सीधे चलते हैं पिलखुआ, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जो है लाइव हैं और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। बता दें कि चुनाव प्रचार के तहत जो है तमाम नेता जो है पहुंच रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे उत्तराखंड की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें। और एक बार फिर से रुक करते हैं उत्तर प्रदेश का, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ मौजूद हैं। आखिर सपा बसपा की सरकार तो अंधेरा देती थी, बिजली नहीं थी।
गरीबों के लिए राशन नहीं था। एक होड़ लगती थी, जो मुख्यमंत्री बनता था, मंत्री बनता था, पहले अपना बंगला बनाता था। गरीब का बंगला नहीं बनता था, गरीब का मकान नहीं बनता था। हमारी सरकार आई, डबल इंजन की सरकार ने 43 लाख गरीबों को एक एक मकान दे दिया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक एक घर में शौचालय दे दिया। 1 करोड़ वृद्धजनों को, विधवा महिलाओं को, दिव्यांग जनों को 12,000 रुपए सालाना पेंशन की सुविधा दे दी। 9 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर दे दिया और 15 करोड़ लोगों को, कोरोना है, डबल इंजन की सरकार है, डबल डोज राशन का भी उपलब्ध करवाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार करा रही है। ये पैसा पहले कहां जाता था? ये पैसा पहले कहां जाता था? विकास का ये पैसा कहां जाता था? विकास उनका एजेंडे में है ही नहीं। उनका विकास तो विकास का ये पैसा लूट लूट करके और उसको फिर वे जमा करते थे। इत्र वाले मित्र के यहां जब जेसीबी चली थी तो आपने देखा होगा कैसे नोट की गड्डियां और पहाड़ निकल रहे हैं। मां लक्ष्मी भी कोसती होगी इन लोगों को कि कहां मेरा काम लोक कल्याण का था, मुझे आरसीसी की दीवारों में कैद करके रख दिया। लेकिन जब जेसीबी चली तो मां लक्ष्मी भी बहुत प्रफुल्लित होकर के आगे बढ़ी कि अब कल्याण का मार्ग प्रशस्त होगा। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना गरीब के लिए नहीं है, किसान के लिए नहीं है, नौजवान के लिए भी नहीं है और बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं है। इनकी संवेदना तो पेशेवर माफिया और अपराधियों के प्रति है। आपने देखा होगा कोरोना कालखंड में सपा बसपा कांग्रेस का कोई नेता नहीं। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।